नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का इतिहास की रिवीजन क्लास में स्वागत है, जिसमें हम आज करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को। तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी आईएमपी प्रश्न बनने वाले हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी को इस पीडीएफ में सम्मिलित किया गया है। इससे पहले हमने हड़प्पा, वैदिक और महाजनपद काल, साथ ही साथ जैन, बौद्ध, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों को हमने कवर कर लिया है। तो इस क्लास में हम संपूर्ण इतिहास को इसी तरह से रिवीजन क्लास के रूप में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने आज हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल सक्सेस गुरुकुल में आपको लगातार इसी तरह की क्लासेस मिलती रहेंगी जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सभी परीक्षाओं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी वनडे एग्जाम है, यहाँ तक कि पीसीएस एग्जाम में भी ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास की बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो पहली बार जो भारतीय साम्राज्य की संकल्पना प्रतिपादित होती है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होती है। इससे पहले जो है जो भारत था वो जनपद, महाजनपद के रूप में विभक्त हुआ करता था। कोई केंद्रीकृत भारतीय साम्राज्य के रूप में नहीं था। यह पहला अवसर होता है जब पहली बार केंद्रित भारतीय साम्राज्य की स्थापना होती है। नेक्स्ट आता है कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हैं, उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। सैंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। तो सैंड्रोकोटस नाम जो कि विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शब्द प्रयोग किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस शब्द किसने प्रयोग किया, तो विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं। नेक्स्ट आता है वर्णन मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन करने वाले जो इतिहासकार हैं, एक विशाख दत्त के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, इसमें क्या है, मुख्य रूप से ये राजनीतिक सिद्धांतों, आर्थिक नीतियों, शासन के सिद्धांतों आदि पर मुख्य रूप से इसमें प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था। तो बुलंदी बाग नामक जो एक प्राचीन स्थान है, एक पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान पटना में स्थित है, वहीं ये बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान स्थित था। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो तुलना है वो मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे निर्मित था। तो पाटलिपुत्र का में जो स्थित चंद्रगुप्त का महल है, जिसका वर्णन मेगास्थनीज के द्वारा भी किया जाता है, तो ये महल जो है लकड़ी से निर्मित था। अगला जाता है सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया। तो सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को भारतीय राजा ने पराजित किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो भारतीय साम्राज्य के संस्थापक हैं, उनके द्वारा सेल्यूकस के द्वारा नियुक्त अलेक्जेंडर को पराजित किया जाता है। नेक्स्ट आता है बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस को 3 वस्तुएं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जो बिंदुसार भारतीय साम्राज्य का राजा बनता है, शासक बनता है, तो वो क्या है, सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की डिमांड करते हैं। एक तो मीठी मदिरा, दूसरी सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। तो 3 में से 2 वस्तुओं को एंटियोकस के द्वारा क्या है दे दी जाती है, मदिरा और अंजीर, लेकिन दार्शनिक को वहाँ से नहीं दिया जाता, क्योंकि वो एंटियोकस वहाँ के जो शासक थे सीरिया के, उसका कहना था कि हमारे यहाँ दार्शनिक को कभी किसी के दूसरे देश में नहीं दिया जाता है। तो इसलिए दार्शनिक को छोड़कर 2 वस्तुएं बिंदुसार के पास भेज दी जाती हैं।
अगला प्रश्न है, कुम्हार नामक स्थान किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुम्हार नामक स्थान जो कि पाटलिपुत्र से अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार जो राजधर्म की स्थापना की है वो की जाती है अशोक के द्वारा। अशोक क्या था? एक बहुत सहिष्णु था जो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाता था। बहुत उदार व्यक्ति था जो कि बहुत दान किया करता था। करुणा, तो ये त्रिविध आधार जो हैं वो किसके हैं? अशोक के हैं। नेक्स्ट है, सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो सेंड्रोकोटस अर्थात सेंड्रोकोटस से मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से है, और सिकंदर महान की जो भेंट का उल्लेख किया है वो किया गया है जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा और गुजरात व महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीता जाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट दी गई है, मौर्यकालीन तीर्थ। मौर्यकालीन तीर्थ से मतलब है जो उस समय के अधिकारी हुआ करते थे। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। और अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी जो संख्या है वो 18 बताई गई है। तो देख लेते हैं इनके सभी तीर्थ जो अधिकारी हैं और उनसे संबंधित विभाग क्या हुआ करते थे। तो जो मंत्री या पुरोहित होते थे वो क्या होते थे? वो प्रधानमंत्री और प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। युवराज, युवराज जो राजा का उत्तराधिकारी होता था, राजा के पुत्र को ही क्या कहते थे? युवराज। सन्निधाता, इंपोर्टेंट अधिकारी। तो सन्निधाता जो होता था वो राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी अर्थात कोषाध्यक्ष। जो सन्निधाता एक कोषाध्यक्ष होता था जो कि क्या है? कोषागार का प्रधान होता था। नेक्स्ट आता है समाहर्ता। तो समाहर्ता क्या है? राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी अर्थात वित्त मंत्री। वित्त मंत्री या कर संग्राहक जो होता था उसे समाहर्ता के नाम से जानते थे। अगला आ जाता है मंत्री परिषदाध्यक्ष। मंत्री परिषदाध्यक्ष जो है वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। प्रदेष्टा, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी अधिकारी है। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा से मतलब है फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था, फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहते थे। व्यवहारिक, व्यवहारिक जो है दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। तो व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश, प्रदेष्टा जो है फौजदारी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है नायक। नायक जो है सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष। नेक्स्ट आता है सेनापति। सेनापति से सर्वोच्च सैन्य कमांडर अर्थात सेनाध्यक्ष से है। नेक्स्ट आ जाता है अंतर्वैश्विक। अंतर्वैश्विक जो है वो सम्राट का अंगरक्षक और सेना का प्रधान अधिकारी। सम्राट का अंगरक्षक और सेना का प्रधान अधिकारी कौन होता था? अंतर्वैश्विक। नेक्स्ट आता है कर्मांतिक। कर्मांतिक होता था उद्योग धंधों और कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष। उद्योग धंधों कारखानों का जो प्रधान होता था उसको कर्मांतिक कहते थे। प्रशास्ता, प्रशास्ता कहते थे राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। प्रशास्ता कौन है? तो राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। अगला है दंडपाल। दंडपाल जो होता था सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। सैन्य सेनाओं के लिए जो सामग्री प्रयोग की जाती थी उन सामग्रियों का प्रबंध करने वाले को क्या कहते थे? दंडपाल। अगला आ जाता है दुर्गपाल। दुर्गपाल होता था देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। देश के भीतरी दुर्गों का जो प्रबंधक होता था उसे दुर्गपाल कहते थे। अंतपाल, अंतपाल कहते थे सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। तो जो देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक है उसे दुर्गपाल, और जो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक है उसे अंतपाल के नाम से जानते थे। अगला आते हैं आटविक। आटविक जो होता था वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। आटविक जो क्या क्या है? वन का पर्यायवाची शब्द होता है आटविक। तो आटविक क्या है? वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। नेक्स्ट आता है दौवारिक। दौवारिक जो है राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। तो राजमहल का प्रबंध और देखरेख करने वाला कौन है? दौवारिक। और नेक्स्ट और अंतिम है नागरक। नागरक क्या होता था? नगर का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। तो ये सभी अध्यक्ष हो गए। एक बार फिर से इन सबको रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से और याद हो जाए। तो पहला फिर से है कि मंत्री और पुरोहित किसको कहते थे? प्रधानमंत्री या प्रमुख धर्माधिकारी को। युवराज, युवराज किसे है? राजा का जो पुत्र होगा या उत्तराधिकारी होगा उसे युवराज। सन्निधाता, सन्निधाता से मतलब कोषाध्यक्ष से है जो कोषागार का प्रधान होगा।
अगला आता है समाहर्ता। तो समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री का होता था। समाहर्ता कौन है? वित्त मंत्री है, जो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, कर संग्राहक है। मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश प्रदेष्टा, और जो दीवानी न्यायालय का प्रमुख है वो व्यवहारिक। नायक जो है वो सेना का संचालन, नगर रक्षा का अध्यक्ष। सेनापति सेनाध्यक्ष है, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अगला आ जाता है अंतर्विषिक। अंतर्विषक जो है वो सम्राट का अंगरक्षक और सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक है उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान। प्रशासता क्या है? राजा की आज्ञाओं को जो लिपिबद्ध करने का कार्य कर रहा है, राजकीय आज्ञाओं को, वो है प्रशासता। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला दंडपाल है। दुर्गपाल क्या है? देश की सीमा के भीतर जो दुर्गों का है उनका प्रबंध करेगा, और अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक करेगा। नेक्स्ट आता है आटविक। आटविक क्या है? वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दौवारिक है राजमहल का प्रबंध और देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरक हो जाता है नगर का सर्वोच्च अधिकारी। तो इस तरह से सभी तीर्थों के विभाग हो जाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मौर्यकालीन अधिकारी। पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता था? जो पौतवाध्यक्ष होता था उसका मुख्य कार्य होता था माप तौल से संबंधित। अगला और आते हैं, किस मौर्य दक्कन की विजय शासक के किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहली बार दक्कन की विजय की जाती है। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो ये कौन सा अभिलेख है जो पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासक होने का प्रमाण देता है? तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात में स्थित है रुद्रदामन का। और ये जूनागढ़ अभिलेख से ही प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासक पश्चिम भारत में भी था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है, वहाँ चले गए, और जहाँ उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति को संलेखना पद्धति के नाम से जानते हैं, के द्वारा प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला जाते हैं, जहाँ की जैन विधि संलेखना पद्धति है, उसके जरिए अपने प्राण त्याग देते हैं। नेक्स्ट आता है मगध साम्राज्य में रज्जुक। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? तो मगध साम्राज्य में मौर्य शासक में भूमि मापक का जो अधिकारी है उसे रज्जुक कहा गया है। नेक्स्ट आता है ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है। तो ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान जो पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षर हैं उनसे की गई है। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ स्थान कहाँ स्थित है? तो जो शाहबाज गढ़ी का अभिलेख अशोक का प्राप्त होता है वो पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के जो शिलालेख है उनमें प्रयुक्त की गई भाषा प्राकृतिक भाषा है। अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता कौन कौन थे हैं? तो ये सभी अभिलेख और उनके खोजकर्ताओं के नाम दिए गए। सभी अभिलेख और उनके खोजकर्ता इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर कुछ जो अभिलेख हैं उनके खोजकर्ताओं के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होता है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के जो लेखक हैं खोजकर्ता हैं उनका नाम है टीपन थैलर। तो टीपन थैलर महोदय जो हैं दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के खोजकर्ता हैं। और दिल्ली टोपरा अभिलेख के, तो दिल्ली टोपरा अभिलेख जो है इसके खोजकर्ता हैं, ये भी स्तंभ लेख ही है, तो इसके खोजकर्ता हैं कैप्टन पोलियर। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाकी सभी नहीं है, लेकिन सभी को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला आ जाता है कि धौली अभिलेख। धौली अभिलेख के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है किट्टो। भाब्रू शिलालेख के ये भी इंपॉर्टेंट है, बल्कि भाब्रू शिलालेख जो है इसके कैप्टन बट जो है भाब्रू शिलालेख के खोजकर्ता हैं। बराबर या नागार्जुन गुफा के खोजकर्ता हैरिंगटन हैं। दिल्ली टोपरा के कैप्टन पोलियर, और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के टीपन थैलर महोदय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। अगला आ जाता है मानसेहरा के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है कैप्टन ले के द्वारा मानसेहरा स्तंभ लेख की खोज की जाती है। और कालसी शिलालेख के खोजकर्ता हैं जॉन फॉरेस्ट। रोमनदेही के खोजकर्ता हैं फिहरर। जौगढ़ अभिलेख के हैं वाल्टर इलियट। गिरनार शिलालेख के हैं कर्नल टॉड। शाहबाजगढ़ी के फ्रांसीसी अधिकारी एक हैं
और इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद स्तंभ लेख के जो खोज करता है उनका नाम है टी.एस. बर्ट। टी.एस. बर्ट के द्वारा इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज की जाती है। मास्की अभिलेख के खोज करता है B.10। और निगाली सागर के फीहरर। रामपुरवा अभिलेख की खोज करता है कार्लाइल। और एक इम्पोर्टेंट लास्ट ये हो जाता है सारनाथ स्तंभ लेख। सारनाथ स्तंभ लेख की खोज करता है ऑरेल स्टाइन के द्वारा सारनाथ स्तंभ की खोज की जाती है। तो ये जितने इम्पोर्टेंट शिलालेख थे उनके खोजकर्ताओं के नाम पढ़ लिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भी हिंदू धर्म से अपनी आस्था नहीं छोड़ते हैं, इसका प्रमाण है उनका नाम देवनाम प्रियदर्शी, देवों का प्यारा उपनाम से। अगला आ जाता है प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से पता चलता है? तो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चलता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? तो भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक अशोक, जिसने अभिलेखों के माध्यम से क्या है शासन के उसने जनता को आदेश जारी किए। नेक्स्ट आता है कि वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो मगध का सम्राट अशोक ने स्वयं को कहा है भाब्रू स्तंभ लेख से, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो राजस्थान के भाब्रू स्तंभ लेख ने अशोक ने स्वयं को क्या है? मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट आते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का कार्य किसके द्वारा किया गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया जाता है। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो अशोक का जो पांचवा बृहद शिलालेख है, पांचवें बृहद शिलालेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना प्राप्त होती है। गुर्जराल लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो गुर्जराल लघु शिलालेख जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत है, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? तो मौर्य काल में भूमि कर जो वसूल करने का कार्य करते थे वो यह किया जाता था शीताध्यक्ष द्वारा। शीताध्यक्ष जो कि क्या है? भूमि कर एकत्रित करने का अधिकारी। मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो सांची का जो बौद्ध स्तूप है उसका निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है मौर्य राजवंश के शासक के सुदूर देशों जैसे सीरिया मिस्र के साथ राजकीय संबंध हैं। तो मौर्य राजवंश के दौरान जो सुदूर देश थे जैसे सीरिया हो गया, मिस्र हो गया, इनके साथ भी राजकीय संबंध स्थापित किए गए। ये देखने को मिलता है बिंदुसार के शासनकाल में और अशोक के शासनकाल में मुख्य रूप से। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त होती है? तो अशोक के शिलालेखों की जो प्रति प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है एक कालसी शिलालेख है जो कि कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आता है। प्रमुख अधिकारी और उनके विभाग और दिए गए हैं। तो सीताध्यक्ष क्या होता था? कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करते थे। अक्राध्यक्ष है खानों का अध्यक्ष है। लक्षणाध्यक्ष जो है वो मुद्रा विभाग का प्रधान हुआ करते थे। और शुल्काध्यक्ष जो होते थे वो व्यापारिक कर का प्रधान होते थे। और साथ ही मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को क्या मुद्राध्यक्ष बोलते थे। और संस्थाध्यक्ष से आशय है व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। जो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष हुआ करते थे उनका नाम था संस्थाध्यक्ष, और जो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष थे उसे मुद्राध्यक्ष। तो ये प्रमुख अध्यक्ष हो जाते। ये तीर्थ के अलावा कुछ जैसे 18 तीर्थ हुआ करते थे और कुल 26 जो हैं वो अध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो यहाँ कुछ प्रमुख अध्यक्षों के नाम लिखा गया है, बाकी का नाम नहीं दिया गया है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो।
मौर्य काल में व्यापारियों के समूह को संगठन को सबूत समुत्थान और समव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि व्यापारियों के नेता को किस नाम से जाना जाता था, तो व्यापारियों के नेता को नाम से जाना जाता था सार्थवाह। अगला आ जाता है गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो गुप्तचर व्यवस्था का जो प्रथम विस्तृत वर्णन करने वाला ग्रंथ है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है। तो मेगास्थनीज की इंडिका से क्या है, जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का भी वर्णन प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल के समय जो तक्षशिला हुआ करता था, तक्षशिला क्या है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ क्या है शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया। तो गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का जो सूत्रपात है वो किया गया मौर्य राजवंश के द्वारा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका को भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो मेगास्थनीज जो अपनी इंडिका में भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो वर्णन करता है तो उसने बताया है कि भारत के जो लोग हैं वो 7 जातियों में विभक्त थे, 7 श्रेणियों में विभाजित थे। नेक्स्ट आता है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। तो अशोक का समकालीन शासक जो तुर्मय है वो मिस्र का शासक हुआ करता था। मिस्र के शासक टालेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। तो मिस्र का जो शासक था टालमी फिलाडेल्फस जो है इसी को क्या कहा गया है, तुर्मय के नाम से भी जाना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख जो है वो किया गया है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात में स्थित रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किया गया है। भाग और बलि किसके प्रमुख स्रोत होते थे। तो राजस्व की आय के स्रोत जो हुआ करते थे वो क्या थे, भाग और बलि। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। तो गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया जाता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी करुबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी करुबाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है और इसे ही रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अगला जाता है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। अशोक का शिलालेख 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो अशोक के जो अभिलेख है इसमें सातवाहन को छोड़कर सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट है बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उसके सेनापति के द्वारा की जाती है। इसके बाद जो है शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जो जानकारी है रुद्रदामन की गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है, जहां गिरनार क्षेत्र में क्या है एक सुदर्शन झील बनवाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था। तो अशोक का समकालीन मिस्र का राजा अलेक्जेंडर था। नेक्स्ट यहाँ है और आ जाते हैं सेल्यूकस निकेटर
जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था वह कहाँ का शासक था? तो सेल्यूकस, जिसको हराकर सेल्यूकस निकेटर जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, वो अफगानिस्तान के वो जो है वो सीरिया और बेबीलोन का शासक हुआ करता था, जिसको क्या है सिकंदर ने अफगानिस्तान सौंपा था। नेक्स्ट आता है अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की? तो अशोक के पश्चात एक मौर्य शासक होता था दशरथ। दशरथ के द्वारा क्या है देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की जाती है। नेक्स्ट है अशोक की उपाधियां। अशोक की जो उपाधियां हैं वो अलग अलग शिलालेखों से प्राप्त होती हैं। तो अशोक की जो अशोक नाम मिलता है वो मिलता है मास्की लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। देवनाम प्रिय अशोक राजा की उपाधि जो है वो गुर्जरा शिलालेख से प्राप्त होती है। अशोक मौर्य जो उपाधि है वो है जूनागढ़ अभिलेख से। प्रियदर्शी राजा की जो उपाधि प्राप्त होती है वो बराबर गुहा लेख से प्राप्त होती है। प्रियदर्शी राजा मगध का राजा कहा गया है, वो किया गया भाब्रू बैराट अभिलेख जो कि राजस्थान में स्थित है। प्रियदर्शी राजा कहा गया है कंधार बृहद शिलालेख, दीपवंश और महावंश नामक किताबों में भी इसका वर्णन मिलता है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है दोनों, दीपवंश और महावंश। यहाँ से प्रियदर्शी राजा का भी उल्लेख मिलता है। अशोकवर्धन अशोक को पुराणों में कहा गया है अशोकवर्धन। राजा अशोक जो है वो कहा गया है नेट्टूर लघु शिलालेख में। राजा अशोक देवनाम प्रिय जो है वो उद गोलम लघु शिलालेख से मिलता है। तो इस तरह अशोक के क्या है विभिन्न उपाधियां जो कि विभिन्न शिलालेखों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अशोक नाम मिलता है मास्की लघु शिलालेख से। देव नाम अशोक राजा जो है मिलता है वो गुर्जरा लघु शिलालेख से। अशोक मौर्य जो है वो चंद्रगुप्त रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। प्रियदर्शी राजा की जो उपाधि है वो मिलती है बराबर गुहालेख से। प्रियदर्शी राजा मगध की जो उपाधि है वो भाब्रू बैराट शिलालेख से प्राप्त होती है। प्रियदर्शी राजा की उपाधि कंधार बृहद शिलालेख, दीपवंश और महावंश से भी इसकी जो कि बौद्ध ग्रंथ है उनसे प्राप्त होती है। अशोक को पुराणों में कहा गया है। राजा अशोक जो है वो नेट्टूर लघु शिलालेख में कहा गया है। और राजा अशोक देवनाम प्रिय तो ये कहा गया है उद गोलम लघु शिलालेख से। नेक्स्ट आते हैं अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र का विद्रोह का दमन किया था? तो अशोक जो है तक्षशिला में हुए विद्रोह का दमन करने के लिए बिंदुसार के द्वारा अशोक को भेजा जाता है और उस विद्रोह का अशोक के द्वारा फिर दमन होता है। नेक्स्ट आते हैं अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? तो कौटिल्य ने कहा था कि अगर अपने ऊपर आश्रित बच्चों और पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना कोई व्यक्ति भिक्षुक बन जाता है तो उसके लिए क्या है दंड का प्रावधान किया गया है। खारोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरमेइक भाषा से खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति होती है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मौर्यों के पश्चात भारत में उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो जब मौर्यों का शासन समाप्त हुआ तब उत्तर पश्चिम सीमा पर जो है बैक्ट्रियन शासकों का शासन स्थापित हो जाता है। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या होता था? तो रूप दर्शक नामक जो अधिकारी हो करता था उसका कार्य सिक्कों का परीक्षण करना होता था। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन है? तो बिंदुसार जो है मौर्य राजा जिसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ आ जाते हैं और देख लेते हैं मौर्य काल की प्रमुख मुद्राओं के बारे में। तो मौर्य काल की जो प्रमुख मुद्राएं हैं वो हैं इस काल में चांदी और तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता था। तो चांदी के सिक्के 4 प्रकार के होते थे। चांदी के सिक्कों में हो गया पर्ण, अर्धपर्ण, पाद और अष्टभाग। पर्ण, अर्धपर्ण, पाद और अष्टभाग, ये 4 तरह के क्या है चांदी के सिक्के होते थे। और 4 तरह के तांबे के सिक्के भी हैं। तो तांबे के सिक्कों में है मासक, अर्धमासक, काकड़ी और अर्धकाकड़ी। तो मासक, अर्धमासक, काकड़ी और अर्धकाकड़ी जो है ये क्या है तांबे के सिक्के हो जाते हैं। इस तरह से आज मौर्य साम्राज्य से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को
कंप्लीट किया जा चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये क्लास ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपके लिए एक काफ़ी उपयोगी क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में और भी हम